10 मार्च 2019 इथियोपिया की एक शांत सुबह। एडिस अबाबा एयरपोर्ट से इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 उड़ान भरने को तैयार थी। 157 लोग 35 देशों से आए हुए। कोई परिवार से मिलने जा रहा था, कोई नई जॉब शुरू करने, तो कोई बस छुट्टियों पर। सुबह 8:38 पर विमान ने रनवे से उड़ान भरी। केबिन में हंसी, बातें और सपनों की खनक थी। किसी को नहीं पता था कि ये उनके जीवन की सबसे छोटी और आखिरी उड़ान बनने वाली है। सिर्फ 6 मिनट बाद आसमान में उड़ता यह नया बोइंग 737 मैक्स जमीन की ओर गिरने लगा, और जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह है इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 की असली कहानी। 8 मार्च 2019 की सुबह अदीस अबाबा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक आधुनिक बोइंग 737 मैक्स विमान उड़ान भरने की तैयारी में था। यह विमान अफ्रीका की सबसे बड़ी एयरलाइन इथियोपियन एयरलाइंस ऑपरेट कर रही थी। फ्लाइट नंबर था ET 302 और इसका गंतव्य था केन्या की राजधानी नैरोबी। कुल 157 लोग इस विमान में सवार थे, 149 यात्री और 8 क्रू मेंबर। योजना थी अदीस अबाबा से उड़ान भरकर नैरोबी पहुंचने की, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह छोटा सा सफर उनकी जिंदगियों की सबसे लंबी और आखिरी यात्रा बन जाएगा। इस उड़ान को संभाल रहे थे कैप्टन यार्दे गेटाचेव। 29 साल के अनुभव के साथ उन्होंने अपने करियर में 8000 घंटे से ज्यादा उड़ान भरी थी। एक सीनियर पायलट के तौर पर वो इथियोपियन एयरलाइंस के सबसे भरोसेमंद कैप्टन्स में गिने जाते थे। उनके साथ कॉकपिट में मौजूद थे फर्स्ट ऑफिसर अहमद नूर मोहम्मद नूर। सिर्फ 22 साल की उम्र में वो काफी युवा थे और अब तक उनके पास लगभग 200 घंटे का उड़ान अनुभव था। हालांकि अनुभव कम था, लेकिन इथियोपियन एयरलाइंस ने उन्हें कैप्टन यार्दे जैसे अनुभवी पायलट के साथ उड़ान पर लगाया था, ताकि वो जल्दी और सुरक्षित तरीके से सीख सकें। बोइंग 737 मैक्स 8 इथियोपिया एयरलाइंस फ्लाइट 302 सुबह की हल्की धूप में अदीस अबाबा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह विमान उड़ान के लिए तैयार खड़ा था। कैप्टन यार्दे गेटाचेव और फर्स्ट ऑफिसर अहमद नूर मोहम्मद नूर ने पूरे प्रोसीजर के तहत विमान का प्री फ्लाइट चेक पूरा किया। हर सिस्टम, हर कंट्रोल, हर सिग्नल को चेक करने के बाद कॉकपिट से यह संदेश आया कि विमान टेक ऑफ के लिए पूरी तरह तैयार है। यात्रियों ने सीट बेल्ट बांध ली, केबिन क्रू ने अपनी आखिरी सुरक्षा घोषणाएं पूरी की, और ठीक सुबह 8:38 पर रनवे पर तेजी से दौड़ते हुए इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 ने आसमान की ओर उड़ान भर ली। इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 की यह यात्रा लंबी नहीं थी। अदीस अबाबा से नैरोबी तक का सफर सिर्फ 2 घंटे 30 मिनट का माना गया था। इतनी दूरी तय करने के लिए बोइंग 737 मैक्स 8 में उस दिन लगभग 8300 किलो यानी 10,700 लीटर से भी ज्यादा ईंधन भरा गया था। किसी भी फ्लाइट में सिर्फ इतना ईंधन नहीं भरा जाता कि वह मंजिल तक पहुंच जाए, बल्कि इसके अलावा भी कई तरह का रिजर्व फ्यूल रखा जाता है, ताकि किसी भी इमरजेंसी में विमान सुरक्षित रह सके। सबसे पहले होता है ट्रिप फ्यूल। यह मुख्य ईंधन है जो उड़ान के शुरुआत से अंत तक विमान को चलाने के लिए चाहिए। इसके बाद आता है कंटीजेंसी फ्यूल। अगर रास्ते में मौसम अचानक खराब हो जाए या विमान को थोड़ा लंबा रूट लेना पड़े तो यह ईंधन काम आता है। फिर होता है ऑल्टरनेट फ्यूल। अगर विमान अपने निर्धारित एयरपोर्ट नैरोबी पर नहीं उतर पाए और किसी दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट करना पड़े तो इसका इस्तेमाल होता है। और आखिर में होता है फाइनल रिजर्व फ्यूल। यह आखिरी बैकअप होता है। अगर कोई और इमरजेंसी हो, विमान कम से कम 30 मिनट तक हवा में उड़ सकता है, जब तक कोई सुरक्षित रनवे न मिल जाए। यानी ET 302 के टैंक में सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का ईंधन नहीं, बल्कि हर तरह की इमरजेंसी के लिए पर्याप्त रिजर्व भी रखा गया था, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जैसे ही बोइंग 737 मैक्स 8 ने टेक ऑफ लिया और थोड़ी ऊंचाई हासिल की, पायलट्स ने पहली चेतावनी महसूस की, स्टिक शेकर। स्टिक शेकर एक सेफ्टी सिस्टम है जो पायलट्स को तुरंत अलर्ट करता है। जब विमान का एंगल ऑफ अटैक यानी नाक का झुकाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और विमान स्टॉल के करीब पहुंच जाता है, तो स्टिक शेकर सक्रिय हो जाता है। स्टॉल का मतलब है कि विमान के पंख पर्याप्त लिफ्ट नहीं दे पा रहे और विमान का कंट्रोल कम होने वाला है। अगर पायलट तुरंत जवाब न दें तो विमान गिर सकता है। स्टिक शेकर एक्टिव होते ही कॉकपिट में कंट्रोल स्टिक जोर जोर से हिलने लगता है, जैसे कंपकंपाहट। साथ में एक तेज बीपिंग साउंड भी होता है, ताकि पायलट को तुरंत पता चल जाए कि कुछ गड़बड़ है। इस सिस्टम का मकसद साफ है, पायलट को सचेत करना कि विमान स्टॉल के कगार पर है और तुरंत कार्रवाई करनी है, ताकि विमान सुरक्षित रहे। ET 302 में जब स्टिक शेकर चालू हुआ,
कैप्टन यार्दे और फर्स्ट ऑफिसर अहमद नूर ने तुरंत महसूस किया कि विमान नियंत्रण से बाहर होने वाला है। कॉकपिट में कंपकंपाहट और अलार्म ने उन्हें फौरन प्रतिक्रिया देने पर मजबूर किया। यानी स्टिक शेकर सिर्फ एक चेतावनी नहीं, ये पायलट्स के लिए सबसे पहला गंभीर सिग्नल है कि विमान की नाक बहुत ऊपर है और अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो परिणाम जानलेवा हो सकता है। स्टिक शेकर के अलर्ट के तुरंत बाद पायलट्स ने महसूस किया कि विमान की नाक लगातार नीचे झुक रही है। दरअसल बोइंग 737 मैक्स 8 में एक नया सिस्टम था, MCAS मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम। MCAS का काम था अगर विमान का एंगल ऑफ अटैक ज्यादा बढ़ जाए तो अपने आप नाक नीचे धकेलकर स्टॉल रोकना। लेकिन ET-302 में सेंसर ने गलत डेटा भेज दिया। इस वजह से MCAS बार बार एक्टिव हुआ और विमान को जोर जोर से नीचे धकेलने लगा। कैप्टन यार्दे और फर्स्ट ऑफिसर अहमद नूर ने तुरंत कंट्रोल पकड़कर विमान को ऊपर रखने की कोशिश की। हर सेकंड में कंट्रोल को खींचना, फ्लाइट यॉक को संभालना और MCAS को ओवरराइड करना उनकी पूरी ताकत ले रहा था। यात्रियों को शायद अभी कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, लेकिन कॉकपिट में पायलट्स और सिस्टम के बीच जीवन और मौत की जंग शुरू हो चुकी थी। हर मिनट, हर सेकंड विमान तेजी से ऊंचाई बदल रहा था। यहां से शुरू होती है वो घड़ी जब टेक्नोलॉजी और इंसान की सीमा पर पहुंच जाता है और 157 लोगों की जिंदगी हाथों हाथ में हो जाती है। जैसे ही विमान MCAS की वजह से लगातार नीचे झुकने लगा, कैप्टन यार्दे और फर्स्ट ऑफिसर अहमद नूर ने तुरंत अपनी पूरी ताकत लगा दी। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर का सबसे पहला कदम था योक को जोर से खींचना, यानी विमान की नाक ऊपर लाने के लिए दोनों पायलट्स ने अपने हाथों की पूरी ताकत और अनुभव का इस्तेमाल किया। MCAS सिस्टम बार बार सक्रिय हो रहा था और हर बार योक खींचने पर भी विमान नीचे की ओर झुक रहा था। यह प्रयास पायलट्स का पहला और सबसे अहम कदम था ताकि विमान स्टॉल से बच सके। इसके बाद उन्होंने थ्रॉटल बढ़ाई। इंजन की पावर बढ़ाने से विमान ऊपर उठता है और हवा में संतुलन बेहतर होता है। पायलट्स ने तुरंत थ्रॉटल एडजस्ट किया, लेकिन MCAS लगातार नाक नीचे धकेल रहा था, इसलिए पावर बढ़ाने का असर सीमित रहा। और फिर फ्लैप्स और ट्रिम विमान की संतुलन और लिफ्ट को कंट्रोल करते हैं। पायलट्स ने फ्लैप्स और ट्रिम को सही पोजीशन में एडजस्ट किया ताकि विमान को स्थिर रखा जा सके, लेकिन MCAS की लगातार इंटरफेरेंस से विमान बार बार अनियंत्रित हो रहा था। यह प्रयास पायलट्स का तीसरा कदम था, विमान को संतुलित और ऊंचाई बनाए रखने के लिए। लेकिन बोइंग 737 मैक्स में पायलट MCAS को मैन्युअली ओवरराइड कर सकते हैं। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर ने यह तरीका अपनाया ताकि सिस्टम को नियंत्रण से बाहर रखा जा सके, लेकिन गलत सेंसर डेटा और बार बार MCAS एक्टिव होने की वजह से उनका हर ओवरराइड प्रयास विफल रहा। विमान लगातार नीचे झुक रहा था और पायलट्स हर सेकंड नियंत्रण बनाए रखने की जद्दोजहद में लगे रहे। इन प्रयासों के दौरान पायलट्स लगातार लगभग 6 से 7 मिनट तक अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। कॉकपिट में अलार्म बज रहे थे, कंट्रोल स्टिक कंपा रहा था और हर सेकंड में विमान ऊपर नीचे हो रहा था। यह वह समय था जब तकनीक और इंसान की सीमा आमने सामने थी और 157 यात्रियों की जिंदगी पायलट्स के हर कदम पर निर्भर थी। विमान तेजी से नीचे गिर रहा था। पायलट्स ने आखिरी बार योक खींचा, थ्रॉटल बढ़ाया, फ्लैप्स और ट्रिम को एडजस्ट किया, लेकिन अब कोई भी प्रयास काम नहीं कर रहा था। कॉकपिट में कंपकंपाहट और अलार्म की आवाजों के बीच कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर ने अपनी आखिरी ताकत लगा दी और फिर सुबह 9:45 इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 धरती से टकरा गया। 157 लोगों में से कोई भी सुरक्षित नहीं बचा। एक छोटा सा तकनीकी फॉल्ट, बार बार एक्टिव होने वाला MCAS और गलत सेंसर डेटा ने इस फ्लाइट की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। ये हादसा हमें याद दिलाता है कि इंसान और मशीन का संतुलन कितना नाजुक होता है। कभी कभी सिर्फ कुछ मिनटों की जद्दोजहद ही पूरी दुनिया बदल सकती है। ET-302 का यह हादसा सिर्फ एक तकनीकी फेलियर नहीं था, यह मानव तकनीक और समय के बीच का संघर्ष था, जिसका अंत हर किसी के लिए असंभव था। जैसे ही विमान धरती से टकराया, पूरी जगह धमाके से गूंज उठी। जंगल और खुले इलाके में धुआं और आग फैल गई। बॉडीज और मलबा चारों तरफ बिखर गए। स्थानीय लोग और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन हादसा इतना तेज और भयानक था कि कोई भी यात्री जीवित नहीं बच सका। आपातकालीन सेवाओं ने घंटों काम किया, लेकिन यह केवल मलबा और विनाश ही देखने को मिला। स्थानीय प्रशासन और इथियोपियन एयरलाइंस तुरंत स्थिति का आकलन करने लगे। विमान के ब्लैक बॉक्स और रिकॉर्डर्स को सुरक्षित करने के लिए बचाव दल जुट गया। यह जानकारी आगे चलकर यह पता लगाने में मदद करेगी कि आखिर क्या हुआ और क्यों MCAS बार बार एक्टिव हुआ। ET-302 का यह हादसा
हादसा पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। 157 लोगों की जान चली गई और यह घटना विमानन इतिहास की सबसे दुखद और सिखाने वाली दुर्घटनाओं में शामिल हो गई। यह हादसा याद दिलाता है कि तकनीक चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, मानव नियंत्रण, समय और छोटी सी गलती कभी-कभी पूरी कहानी बदल सकती है।